Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nuzhat Asif. Welcome to Forward Public School, e-learning class 9th, subject biology, chapter 7 bioenergetics, unit 7.2. Dear students, today we will study top unit 7.2 photosynthesis, a life sustaining process. हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़िंदगी को बरकरार रखने वाला एक अमल है. सस्टेनिंग मीन्स टू कीप अप, बरकरार रखना. The word photosynthesis is the combination of two Greek words. Photo means light and synthesis means to manufacture. फोटोसिंथेसिस का लफ्ज़ यूनानी ज़बान के दो अल्फाज का मुरक्कब है. फ़ोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब तैयार करना होता है. फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल using carbon dioxide, water and sunlight and releasing oxygen as byproduct. कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. ये खुराक तैयार करने का, ऑर्गेनिक फूड तैयार करने का एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें ऑर्गेनिक फूड या ग्लूकोज तैयार होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए और पानी को इस्तेमाल करते हुए और सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए. उस वक्त तक फोटोसिंथेसिस का अमल जारी रहता है जब तक के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से लिबरेट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए एज अ बाय प्रोडक्ट, फालतू मादे के तौर पर. यानी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है और इसके रिएक्टेंट्स में शामिल है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेसिस जो है वो तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी खुराक बनाने की सलाहियत दी हुई है. वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? सबसे मेजर ऑर्गेनिज्म जो प्लेनेट अर्थ पे पाए जाते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दीज आर प्लांट्स एंड एल्गी जो ग्रीन कलर के होते हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है और वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में आपको कहते हैं व्हाट डू फोटोवोल्टाइक एरे, सोलर एनर्जी सिस्टम एंड द टोमेटो प्लांट हैज़ इन कॉमन. कहते हैं क्या कदर मुश्तरक है फोटोवोल्टाइक एरे में और टोमेटो प्लांट के लीव्स में, कौन सी बात एक जैसी है. फोटोवोल्टाइक एरे क्या होता है? इट इज़ अ मल्टीपल सोलर पैनल विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. आपके घरों में सोलर सिस्टम लगा होगा या आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा. आजकल की ज़रूरत है, लोड शेडिंग के हवाले से लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं. तो इसी तरीके से बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलकर एक सोलर बड़ा मल्टीपल सोलर पैनल बनाते हैं जो फोटोवोल्टाइक एरे कहलाता है. और ये बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है. कहते हैं यही काम होता है टोमेटो प्लांट में. टोमेटो लीव्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर क्लोरोफिल क्लस्टर्स मौजूद होते हैं, फोटो सिस्टम्स, जो बहुत ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं. तो कहते हैं कि दे बोथ कन्वर्ट सनलाइट रेडिएंट एनर्जी, ग्लोइंग एनर्जी, रेडिएंट मीन्स ल्यूमिनस और ग्लोइंग, इन द फॉर्म्स यूजफुल टू ह्यूमन. कहते हैं इन दोनों फोटोवोल्टाइक एरे में और टोमेटो प्लांट के लीव्स में ये बात एक जैसी है, मुश्तरक है, कि वो दोनों ही सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को, ग्लोइंग एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं जो इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हो. द फोटोवोल्टाइक एरे एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, जैसे कि फोटोवोल्टाइक एनर्जी या मल्टीपल सोलर पैनल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड स्टोर इट एज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. और फिर उस केमिकल सोलर लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट एनर्जी है, उसको वो कन्वर्ट करके केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बैटरीज के अंदर स्टोर कर लेता है, महफूज बना लेता है. इसी तरीके से द लीव्स ऑफ टोमेटो प्लांट्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी दैट इज मेनली स्टोर्ड इन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से टोमेटो प्लांट के पत्ते जो हैं वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाकर, ग्लूकोज बनाकर अपने लीव्स के अंदर. ये आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन गिवन है. कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट मेक्स ग्लूकोज C6H12O6. ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन द एयर एंड वाटर इज ऑल्सो लिबरेटेड इन द एयर. तो ये आपके पास रिएक्शन है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मौजूद आर द रिएक्टेंट्स एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स.
ओके स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस एक्ट एज एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस। हमने अभी टॉपिक का नाम डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नॉट ओनली फॉर द प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। तो हम देखते हैं कि क्यों एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलें, प्लांट्स तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ना, तो एनिमल्स के लिए क्या फ़ायदा है हम इस पैराग्राफ में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी को काबू करने वाला और एनर्जी को स्टोर करने वाला एक अमल है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल नहीं होते एंड आर अनएबल टू यूज एनर्जी ऑफ द सन लाइट डायरेक्टली। तो वो इस तरीके से सूरज की रोशनी को डायरेक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जैसे कि हम इन एनिमल्स हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सनलाइट को डायरेक्ट कैप्चर करने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि हमारे अंदर कोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स नहीं है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, कैप्चर कर सके। देयरफॉर फॉर देयर एनर्जी नीड्स, इसलिए हम जैसे हमारे जैसे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। तो हमें बिल वास्ता या बिला वास्ता पौधों पर इन्हिसार करना पड़ता है। यानी फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सिर्फ प्लांट्स करने के लिए कैपेबल होते हैं और हमें पौधों पर इन्हिसार करना पड़ता है ताकि वो रेडीमेड एनर्जी हम प्लांट्स से हासिल कर सकें। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। इसके अलावा दूसरा अहम फ़ायदा क्या है फोटोसिंथेसिस का कि ना सिर्फ ये हमें फूड प्रोवाइड करता है बल्कि ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। जब फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट होती है, जो अभी आपने देखा, तो वही ऑक्सीजन हम एनिमल्स जो हैं उसको इनहेल कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, विच इज़ यूज बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस विच इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Now students turn the page on page 134. यूनिट 7.2.1 रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं कि क्लोरोफिल का और सनलाइट का क्या किरदार है फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर। क्लोरोफिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोरोफिल क्या है? ये पिगमेंट्स फॉर्म में होता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो पौधों के अंदर मौजूद होता है। मुख्तलिफ किस्म के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। इट एब्जॉर्ब सनलाइट ब्लू एंड रेड पोर्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल की ये खसूसियत है कि वो सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है क्योंकि ज़्यादा अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है जब रेड एंड ब्लू लाइट में होता है। ये अगर आप प्रिज्म रखें एक लीफ के आगे, सनलाइट के आगे और लीफ के आगे, तो इस प्रिज्म में से जब 7 कलर्स ऑफ लाइट पास होंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास स्पेशली जो है वो ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है लीफ के अंदर, वो वहाँ से कलर्स आपको गायब हुए हुए नजर आएंगे और बाकी सारे कलर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। और फिर जब रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट के लीफ के अंदर तो वो इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी जब मीडियम चेंज होता है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी भी चेंज हो जाती है। पहले सन के पास फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या थी? लाइट एनर्जी। अब जब लीफ के अंदर आ गई तो मीडियम चेंज हुआ तो वो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और फिर ये केमिकल एनर्जी केमिकल प्रोसेस करती है यानी फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस के जरिए से कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होते हैं यानी ग्लूकोज C6H12O6 तैयार होता है पौधे के अंदर। और फिर ग्लूकोज की जब लॉन्ग चेन स्टोर होती है तो हम उसको स्टार्च कहते हैं। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द सनलाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड। कहते हैं हमें पत्ते ग्रीन क्यों नजर आते हैं? इसलिए कि ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी हम वही कलर देख सकते हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होता है। ब्लू और रेड पोर्शन जो है सनलाइट का ये तो एब्जॉर्ब हो जाता है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। दैट इज वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। इसीलिए हमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नजर आता है। व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट, जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, तो उस वक्त वो हाईली चार्ज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी के, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है लाइट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज यूज टू मेक ATP। तो उनकी एक्साइटमेंट का, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठाते हुए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल तैयार होता है ताकि उस एनर्जी को स्टोर कर सके और बाद में काम में ला सके। इन प्लांट्स एंड एल्गी क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं पौधों में और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल जो है वो एक खास किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स में मौजूद होता है जो प्लास्टिड्स कहलाते हैं। और वो प्लास्टिड्स जब पौधे के अंदर मौजूद होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स। तो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होते हैं। वाइल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, लेकिन बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। तो उनके अंदर जो है वो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट नहीं होते और उनके अंदर ये स्कैटर्ड होते हैं क्लोरोफिल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर।
ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द डायग्राम। फिगर 7.5 में आपके पास क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर डायसेक्टेड दिया हुआ है, जिसमें आपको ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है और थाइलाकॉइड्स नजर आ रहे हैं, पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये 4th चैप्टर में आप ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर आप देखें तो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन और फिर इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। नीचे अगर आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में देखें तो आपको बता रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, दे लैक क्लोरोप्लास्ट बट दे डू नॉट हैव बट दे डू हैव unstacked. Unstacked means unpiled. Stack means pile यानी बिखरे हुए. Unstacked यानी scattered. Photosynthetic membranenses which work like thylakoid membrane. क्लोरोफिल इज अटैच टू द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर बाकायदा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स तो नहीं होते, अलबत्ता उनमें बिखरे हुए फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, जिनके जो थाइलाकॉइड का काम देती हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का काम देती हैं, जिन पे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर मौजूद हों फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में, उसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, सेम पेज पे, पेज 134 पे आपको बता रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। कहते हैं ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं या ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये गुच्छों की शक्ल में तरतीबवार मौजूद होते हैं लीफ के अंदर। सो फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स जो इस तरीके से आपके पास क्लोरोफिल अरेंज होते हैं क्लस्टर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स। तो ये थाइलाकॉइड्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये सलाहियत रखते हैं सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने की। यानी ना सिर्फ वो स्टोर करते हैं लाइट एनर्जी, बल्कि उसको कैप्चर करते हैं और उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लाइट के इलेक्ट्रॉन्स को। इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर मौजूद रह के क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो अल्लाह ताला ने एक मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिया हुआ है, उसका नाम क्लोरोफिल ए है। अदर्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। जो बाकी इसके अलावा पिगमेंट्स पौधे के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें हम एक्सेसरी पिगमेंट्स करते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये भी आपके पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट, यानी बहुत शिद्दत की रोशनी में आपको मैंने पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, तो उस वक्त ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट को डैमेज होने से बचाते हैं, क्लोरोफिल को डैमेज होने से बचाते हैं। अब क्लोरोफिल ए तो मेजर आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया, लेकिन क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। अब कैरोटिनॉइड्स ये इनके अंदर जेंथोफिल या ऑरेंज पिगमेंट जेंथोफिल और येलो पिगमेंट कैरोटीन वगैरह शामिल हैं। ये भी पौधे के अंदर मौजूद होते हैं। पौधे इनको इसीलिए बनाते हैं इन एक्सेसरी पिगमेंट्स को, ताकि ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को क्लोरोफिल के साथ एब्जॉर्ब कर सकें। क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट। अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ज़्यादातर ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल लाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंडोर प्लांट में यूज़ आप कर सकते हैं, वो ब्लू एंड रेड लाइट आप कर सकते हैं। जो कि ब्लू लाइट जो है वो 390 नैनोमीटर की होती है वेवलेंथ की, और रेड लाइट 430 नैनोमीटर की होती है। सम वेवलेंथ्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए। कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हैं, हमारा अच्छा याद रहे कि क्लोरोफिल ए सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें नज़र आती है आम आँख से, उसी लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। बाकी जो लाइट्स हैं जो इंफ्रारेड हैं या अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड यानी हमारी विजिबिलिटी से कम रेंज की, और अल्ट्रावायलेट जो हमारी विजिबिलिटी से ज़्यादा रेंज की हैं, उनको फिर एक्सेसरी पिगमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी सम वेवलेंथ्स आर नॉट absorbed by the chlorophyll A and are very effectively मौसर तरीके से they are absorbed by accessory pigments and vice versa। ठीक है, वो फिर accessory pigments हैं, यानी क्लोरोफिल बी है प्लांट के अंदर, या कैरोटिनॉइड्स हैं, येलो पिगमेंट या ऑरेंज पिगमेंट, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एक सिस्टम जारी होता है प्लांट के अंदर, उसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 कहलाता है, जो कि जेड स्कीम भी कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। On page 135, unit 7.2.2, intake of carbon dioxide and water by plant, किस तरीके से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अपने अंदर लेता है। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है एंड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए खाम माल का काम करती है।
Carbon dioxide is diffused from outside air into the intercellular spaces of the leaf थ्रू स्टोमेटा। आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लीफ के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि स्टोमेटा कहलाती हैं। वो स्मॉल ओपनिंग्स जो हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और प्लांट के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनको आप इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं प्लांट लीफ के अंदर, उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर चली जाती है। Stomata are small openings scattered particularly in the lower epidermis of the leaves. Stomata क्या हैं? ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो कि lower epidermis of the leaf यानी पत्ते को अगर आप निचली जिल्द उसकी देखें पत्ते की तो खास तौर पर उसके अंदर जगह जगह ये मौजूद होते हैं। Each stoma is guarded by 2 kidney shaped guard cells. हर स्टोमा के बाहर 2 किडनी की शक्ल के गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ये गार्ड सेल्स भी ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट्स द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ ऑफ मेसोफिल एंड एक्सटर्नल लेयर। कहते हैं जब स्टोमेटा खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो वाटर वेपर्स बाहर आते हैं और ऑक्सीजन भी बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से एक्सचेंज या डिफ्यूजन होती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन की इंटरसेलुलर स्पेसेस जो ग्रीन टिश्यूज में मौजूद होती हैं। मेसोफिल मींस ग्रीन सेल्स या ग्रीन टिश्यूज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन बिटवीन द मेसोफिल ग्रीन सेल्स एंड एक्सटर्नल एयर होती रहती है स्टोमेटा के जरिए से। आफ्टर डिफ्यूजिंग इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जब एक दफा अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड अटैचेस टू द वेट सर्फेसेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स। आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन अकर्स बेस्ट इन द वेट मीडियम। जितना वेट मीडियम होता है उतनी ही अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और अंदर जाकर वेट सर्फेसेस ऑफ ग्रीन सेल्स से अटैच हो जाती है। मेसोफिल सेल्स मीन्स ग्रीन सेल्स। देन इट डिफ्यूजेस इनटू द ग्रीन सेल्स। तब ये फिर ये जब अटैच हो जाती है उनके साथ तो जो ही मौका मिलता है वो उन ग्रीन सेल्स के अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंटर्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और फिर आखिरकार वो क्लोरोप्लास्ट के दूसरे हिस्से यानी स्ट्रोमा जो बैकग्राउंड पोर्शन है उसके अंदर चली जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यानी ग्रेना से होती हुई स्ट्रोमा में चली जाती है। इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे जाकर फोटोसिंथेसिस का दूसरा हिस्सा यानी डार्क रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अपने साथ हाइड्रोजन एटम को अटैच करती है और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ओपन स्पेसेस यानी स्टोमेटा से प्लांट लीफ के अंदर चली जाती हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहले जाती है और उसके बाद जो ही मौका मिलता है लीफ के अंदर दाखिल हो जाती है। वहाँ स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का फाइनल स्टेप होता है डार्क रिएक्शन और उसके अंदर फिर ग्लूकोज तैयार हो जाता है। अब हम वाटर को देखते हैं कि वाटर कैसे जाता है अंदर। कहते हैं वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी पानी भी एक बहुत अहम ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जब आप अपने पौधे को पानी देते हैं या फिर बारिश होती है तो उससे वो पानी ज़मीन के अंदर जज्ब होता है और ज़मीन से वो पानी रूट्स के ज़रिए से ट्रेवल करता हुआ लीव्स ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाता है। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द स्टेम एंड द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल। अब जाइलम वेसल्स जो हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटन ऑफ द प्लांट, यानी जाइलम वेसल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। Xylem of the root is connected to the xylem of the stem and xylem of the stem is connected to the xylem of the leaf. तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप पौधे को पानी देते हैं तो वो पानी xylem of the root से होता हुआ xylem of the stem में जाता है और xylem of the stem से होता हुआ xylem of the leaf तक पहुंच जाता है। वहाँ ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स व्हाइल अ स्मॉल पोर्शन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वो आपको कह रहे हैं कि याद रहे कि बहुत थोड़ा पानी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। जब एक दफ़ा लीफ में वाटर पहुंच जाता है तो ओपन स्पेसेस यानी स्टोमेटा के जरिए से ये वाटर बाहर एवेपोरेट हो जाता है। ट्रांसपायर मींस एवेपोरेशन आउटसाइड, ठीक है, वो पौधे से बाहर निकल जाता है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे आप NAD भी कहते हैं, इट इज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम्स क्या होते हैं 6th चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि दे हेल्प द एंजाइम इन देयर एक्शन। इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज NADH। कहते हैं जब ये NAD की रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम होता है तो ये निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ जो है हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाता है। One form of this coenzyme also carries phosphate with it and is therefore called NADP। कहते हैं कि NAD की reduced form NADH है, लेकिन ये रेस्पिरेशन के दौरान एक और फॉर्म में भी मौजूद होता है और वो फॉर्म NADP कहलाती है यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इस सूरत में भी ये पौधे में मौजूद होता है।
स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम। ये देखें सनलाइट एनर्जी जा रही है लीफ के अंदर, और जब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीजन लिबरेट अवे हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लीफ के अंदर जा रही है। जो भी मैंने आपको फिनोमेना बताया है कि कैसे इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर जाएगी, स्टोमेटा के जरिए से मेसोफिल सेल्स के साथ अटैच होगी, फिर मेसोफिल सेल्स के अंदर चली जाएगी और वहाँ पर ये रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाने में मदद देगी। तो फिर ग्लूकोज जब बन जाएगा तो वो आप पौधे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से वाटर आप देखें नीचे सॉइल से मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके जाइलम ऑफ द रूट जो है वो जाइलम ऑफ द स्टेम को देगा, और जाइलम ऑफ द स्टेम जाइलम ऑफ द लीफ को दे देगा, और फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। सेम डायग्राम आपको ज़्यादा क्लियर होकर बता रही है कि लाइट एनर्जी इन हुई, मीडियम चेंज हुआ तो आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज होगी, यानी लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो हैं वो उधर फोटोसिंथेसिस होती है और फूड इज मेड, यानी ग्लूकोज इज मेड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जा रही है, ठीक है, और ग्लूकोज तैयार होकर बाहर निकलेगा। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट, एक डाइसेक्टेड क्लोरोप्लास्ट दिखाया हुआ है। ये देखें, ये थाइलाकॉइड्स हैं आपके पास, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जिनके ऊपर क्लोरोफिल फोटोसिस्टम्स की सूरत में मौजूद होता है, जो ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये देखें, अगर आप इसको डाइसेक्ट करके देखें तो ये क्लोरोफिल आपके पास, उसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मौजूद है। ये इस तरीके से क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो की एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है। इस लीफ के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड्स हैं इन्हें अगर आप डाइसेक्ट करके देखें तो उसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट सरफेस पर अटैच होते हैं। ये है आपके पास फोटोसिस्टम्स, जो आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या क्लोरोफिल्स जो हैं वो आपके पास क्लस्टर फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये देखें, ये आप अगर आप उन थाइलाकॉइड पिगमेंट्स जो भी आपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टैक देखे थे, पाइलअप देखे थे, अगर आप उन्हें अलहदा करके देखें तो इस तरीके से ये रेड एंड ब्लू लाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है आपके पास, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चली जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोएंजाइम्स उसको जो है रिड्यूस करते हैं, और फिर वो चली जाती है डार्क रिएक्शन यानी स्ट्रोमा की तरफ, ताकि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो सके। ये आपके पास फुल रिएक्शन बताया हुआ है कि किस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो है वो क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लाइट एनर्जी वो होते हुए मुख्तलिफ वेवलाइंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए वो स्ट्रोमा में चले जाते हैं, जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये देखें आप, जेड स्कीम भी इसको कहते हैं, ये जेड बनता है, जी बनता है, जी स्कीम या जेड स्कीम भी इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का। ये आपके पास लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रही है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो आप किसी भी डाइसेक्टेड लीफ में देख सकते हैं, कोई भी डायग्राम आपको मिल सकती है। ये वाटर है जो आप सॉइल की से एब्जॉर्ब होकर पौधे के अंदर जाता है, और ऑक्सीजन लिबरेट अवे हो जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिसको हम इनहेल कर लेते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 7.2.3 सेम पेज 135 पे आपके पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के कैसे फोटोसिंथेसिस का तरीका होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। नंबर 1 इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन क्या होता है। कहते हैं लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के 2 हिस्से होते हैं। जो थाइलाकॉइड पर मुश्तमिल हिस्सा होता है उसे आप ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो बैकग्राउंड हिस्सा होता है उसको आप स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो कहते हैं लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट। सबसे पहले क्या होता है कि जो ही सनलाइट जो है वो लीफ पर पड़ती है तो लीफ में थाइलाकॉइड पर मौजूद क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस लाइट को। देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। अब क्या होता है कि जो ही लाइट एनर्जी लीफ के अंदर आती है और क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे, एंड देयर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जंप करना शुरू कर देते हैं। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये बेहतरीन मौका होता है कि इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फायदा उठाते हुए इसको एटीपी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी एडीपी मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, और एडीपी कन्वर्ट होता जाता है एटीपी में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अपने साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करता है, स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, और हर फॉस्फेट की अटैचमेंट के साथ ही आपके पास, आपको पता है, एनर्जी स्टोर होती जाती है। लाइट ऑल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा मरहला क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 1, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल and ATP is formed. Number 2, water molecule breaks up.
ठीक है, वाटर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं। चूंकि ये रोशनी की मदद में वाटर ब्रेक होता है तो हम इसको फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो दूसरे मरहले के तौर पे क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो आपको पता है बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है जिसे हम इनहेल कर लेते हैं, वाइल हाइड्रोजन एटम्स आर यूज टू रेड्यूस NADP इंटू NADPH। तो बाकी जो रह गया हाइड्रोजन वाटर का, तो ये जो है वो रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम आता है, और जो को एंजाइम है NADP वो इसको अपने साथ अटैच करके NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो को एंजाइम है ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस हाइड्रोजन को अकेला नहीं छोड़ता, अपने साथ अटैच कर लेता है ताकि रिएक्शन को आगे बढ़ा सके। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज। ऑन पेज 136 आपके पास दूसरा मरहला आ गया। पहले मरहले में क्या हुआ, नंबर 1 लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, नंबर 2 लाइट is converted into chemical energy and highly excited electrons are these are captured by ADP to make ATP। और फिर नंबर 3 photolysis occur, यानी water molecules break up into hydrogen and oxygen is liberated away and hydrogen is attached to NADP coenzymes and NADP is converted into NADPH। तो अब हम देख लेते हैं कि ये NADPH किधर जाएगा। कहते हैं द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। कहते हैं कि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन साइकिल भी है, क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के दूसरे हिस्से यानी स्ट्रोमा में ये होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है और ग्लूकोज बनता है। दीज रिएक्शंस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ द सनलाइट, चूंकि इस रिएक्शन के दौरान मजीद सनलाइट की जरूरत नहीं होती, यानी एक बार लाइट एनर्जी कैप्चर हो गई तो प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ग्लूकोज फॉर्म ना हो जाए, इसलिए बार बार सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है पौधे को। तो इसलिए इस वाले हिस्से को, सेकंड स्टेप को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो NADPH जो है ये शिफ्ट हो गया था स्ट्रोमा की तरफ, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखें वाटर तो ब्रेकअप हो गया, पीछे रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाती है उस हाइड्रोजन के साथ जो कि NADP लेकर आया था अपने साथ। और फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ATP प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है उस हाइड्रोजन के साथ जो NADP लेकर आया था। इसके लिए एनर्जी मिलती है ATP से जो उसने स्टोर की थी, वाइल NADP प्रोवाइड्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिलता है NADPH से। तो इस तरीके से आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। आप देख लें ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स कहाँ से आए थे, दीज रिएक्टेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शंस आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। हमें लाइट रिएक्शन से क्या क्या आया था, हमारे पास ATP तैयार होकर आया था, NADPH आया था और कार्बन डाइऑक्साइड आया था। अब जब वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स बन के निकलेंगी कि ATP विल अगेन कन्वर्टेड इनटू ADP इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू कंबाइन NADPH विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो NADPH का हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा तो दिस NADPH विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू NADP एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाइल गेट अटैच्ड टू हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो नीचे समरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दी हुई है, यानी लाइट रिएक्शन, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट गया और फिर जो है वो आपके पास वाटर ऐड हुआ और ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, वाटर तो स्प्लिट हो गया, तो आपके पास जो है वो फिर डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ और ग्लूकोज बनकर निकल गया। और इसके अलावा आपके पास ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच हो रहा है यहाँ पे, इसके अलावा NADPH में ये कन्वर्ट हो रहा है और ATP में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से पूरा फिनोमेना आपके पास होता है फोटोसिंथेसिस का। अगर आप देखें आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मींस मेजर प्रोड्यूसर्स एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है प्लैनेट अर्थ पे, क्योंकि वो सबसे बड़ी तादाद में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और उनमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अल्टीमेटली इसलिए दिस एनर्जी देन ट्रेवल्स टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जब एक दफ़ा प्लांट इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो फूड की केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो उस प्लांट को या तो हम खा लेते हैं तो इस तरह से ये एनर्जी हमें ट्रांसफर हो जाती है, या फिर वो एनिमल्स जो उन पौधों को खाते हैं जैसे रैबिट, गोट, काउ, बुफेलोज वगैरह, तो उनके अंदर जब वो एनर्जी जाती है तो उनका गोश्त खाकर हम उस एनर्जी को ले लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस ने स्टोर की थी। अल्टीमेटली दिस एनर्जी ट्रेवल्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स। वी कैन इंप्रूव द लाइट ट्रैपिंग बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज एट द प्रोड्यूसर लेवल। कहते हैं हम लाइट ट्रैपिंग पौधे की बढ़ा सकते हैं
मुख्तलिफ तरीक़ाकार स्ट्रेटजीज़, मुख्तलिफ हिकमतें अपनाकर, तरीके अपनाकर। एवरग्रीन प्लांट्स आर ब्रॉड लीफ प्लांट्स कुड इंक्रीज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ब्रॉड लीफ, चौड़े पत्तों वाले पौधे लगाएं जिनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जितना चौड़ा पत्ता होगा उतना ही ज़्यादा क्लोरोफिल होगा और लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। एंड कुड अल्टीमेटली बी द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द हेट्रोट्रॉफ्स, और फिर हमारे लिए यानी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी उतनी ही ज़्यादा खुराक बनना आसान हो जाएगा। तो लेट अस सी द सम डायग्राम्स। स्टूडेंट्स, दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको नजर आ रहा है कि क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल मौजूद हैं थाइलाकॉइड के अंदर। तो फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 आप उन्हें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यानी पहले फोटोसिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है, ब्लू वेवलेंथ की। फिर इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और इसको बाद वो फोटोसिस्टम 1 को दे देता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ को, लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिस्टम 2 जो है शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिस्टम 1 लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये देखें, ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट आ रही है, ये शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट आ रही है। जब ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास वाटर स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है इसमें से, और ये हाइड्रोजन जो है ये आकर अटैच हो जाता है NADP को एंजाइम के साथ, एंड NADP इज रिड्यूस टू NADPH। ये NADPH इज कन्वर्टेड इनटू NADPH और ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास शिफ्ट हो जाती है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, जो बैकग्राउंड है जिसमें जेली लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा सब कुछ मौजूद होता है। फिर जब ये सब कुछ शिफ्ट हो जाता है डार्क रिएक्शन में, तो वहाँ स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में वहाँ केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होता है, विच अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कार्बन डाइऑक्साइड आई, एनर्जी मिली ATP के जरिए से, तो फिर आपके पास एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH मिला, तो आपके पास जो है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, और उसके बाद फिर वो 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, यानी C6H12O6 में चेंज हो जाता है, जिसे आप उर्फ आम में ग्लूकोज कहते हैं। ये देखें डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले लाइट रिएक्शन हो रहा है और फिर ये डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है इसीलिए आप इसे साइकिल का केल्विन साइकिल भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ रही है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में आपके पास, और साथ NADPH आ रहा है, ATP आ रहा है, ठीक है, ATP आ रहा है, NADPH आ रहा है, और ऑक्सीजन तो निकल गई थी पहले ही, ठीक है, ये ऑक्सीजन लिबरेट हो गई थी लाइट रिएक्शन में। इस तरीके से आपके पास फोटोसिंथेसिस में शुगर स्टार्च तैयार हो जाती है, ठीक है, और ये सुक्रोज एक्सपोर्ट होने लगती है फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जहाँ पे वो स्टोर हो जाती है पैरेन्काइमा स्टोरिंग सेल्स में, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे, दिस इज इट। लर्न इट बाय हार्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।